नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं निदा अहमद। बात करेंगे सबसे पहले न्यूज इंडिया की खबर पर लगी मोहर की। जी हां, न्यूज इंडिया की खबर पर मोहर लगी है क्योंकि आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी में बड़ा फेरबदल हुआ है और इस बड़े फेरबदल की आशंका न्यूज इंडिया ने पहले ही जता दी थी। बाकायदा आपको नाम भी न्यूज इंडिया ने बताए थे, बस आज जो है वो औपचारिक ऐलान हो गया है क्योंकि सीपी जोशी को राजस्थान का बीजेपी अध्यक्ष बनाया गया है। सम्राट चौधरी को बिहार बीजेपी का अध्यक्ष बनाया गया है। वीरेंद्र सचदेवा जो है वो दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष बने हैं और साथ ही साथ मनमोहन सावल को ओडिशा की जिम्मेदारी मिली है। तो न्यूज इंडिया ने पहले ही इन नामों पर संभावना जो थी वो जताई थी। न्यूज इंडिया ने पहले ही आपको खबर दिखाई थी और आज न्यूज इंडिया की मोहर खबर पर मोहर जो है वो लग गई है क्योंकि जो जो नाम हमने आपको दिखाए थे उन्हीं नामों पर आज मोहर लगी है। इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए आइए सीधा रुख करेंगे हमारे सहयोगी दीपक चौबे का, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी में ये बड़ा फेरबदल, लेकिन अब जो जिम्मेदारी दी गई है और चाहे बिहार की बात करें, राजस्थान की बात करें और खासतौर पर दिल्ली की अगर हम बात करें तो क्या लग रहा है? क्योंकि न्यूज इंडिया ने पहले इन नामों को दिखाया भी था, चलाया भी था, लेकिन अब जिस तरीके से पूरी मोहर लगी है तो इन नामों के साथ अब बीजेपी आगे बढ़ रही है। कितना विश्वास, कितना भरोसा इन लोगों पर बीजेपी को? जी देखिए, अगर बात की जाए तो इससे पहले जब दिल्ली में बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी, उसमें निर्णय ले लिया गया था कि दिल्ली के जो वीरेंद्र सचदेवा जो अभी कार्यकारी अध्यक्ष है, उन्हीं को, हमारे जो सूत्र है उन्होंने बताया था कि उन्हीं को रिपीट किया जाएगा। और वही न्यूज इंडिया ने सबसे पहले एक खबर बताई थी कि वीरेंद्र सचदेवा जो है वो कार्यकारी अध्यक्ष से अध्यक्ष बनाए जाएंगे दिल्ली के। उसके बाद अगर बात की जाए तो जो सम्राट चौधरी है उनको दायित्व दिया जाएगा बिहार प्रदेश अध्यक्ष का। हालांकि कई लोग कह रहे थे कि उनको नहीं बनाया जाएगा, पर न्यूज इंडिया की खबर पे मोहर लगी है और न्यूज इंडिया ने ही सबसे पहले बताया था कि बिहार के नए प्रदेश अध्यक्ष होंगे सम्राट चौधरी। वहीं अगर बात की जाए, क्योंकि इसी साल झारखंड में, सॉरी माफ करते, राजस्थान में चुनाव है, तो वहां पे सतीश पूनिया को हटा के अब वहां पे सीपी जोशी को कमान सौंपी गई है। कहीं ना कहीं लगातार जिस तरीके से एक अगर बात की जाए तो राजस्थान में कहा जा रहा था कि सतीश पूनिया गुट जो है वो एक अलग है और वसुंधरा जो गुट है वो अलग है। दोनों को मैनेज करने के लिए, हालांकि वहां के जो प्रभारी है अरुण सिंह, वो लगातार प्रयास कर रहे थे कि जो दोनों गुट है वो शांत हो जाए, पर लगातार नहीं होने के कारण पार्टी ने निर्णय लिया था कि वहां पे अब किसी नए प्रदेश अध्यक्ष को भेजा जाएगा और न्यूज इंडिया ने चलाया था। लेकिन जो नए प्रदेश अध्यक्ष है वो मौजूदा हालात को कैसे सही कर पाएंगे? कितनी बड़ी चुनौती रहेगी उनके सामने? जी, चुनौती तो रहेंगी, क्योंकि देखिए अगर बात की जाए तो वहां पे राजस्थान की अगर बात की जाए तो राजस्थान दो खेमों में बटा हुआ है। अब उस खेमे को एक साथ लेकर चलने की जिम्मेदारी सीपी जोशी के कंधों पर आएगी। हालांकि एक और खबर आ रही है कि अगर बात की जाए तो केंद्र मंत्री जो अनुराग ठाकुर है उनको वहां पर चुनाव प्रभारी के तौर पर भेजा जा सकता है, क्योंकि चुनाव से पहले चुनाव प्रभारी और चुनाव कमेटी के मेंबर बनाए जाते हैं। तो इससे पहले की खबर ये भी है कि अनुराग ठाकुर को वहां की जिम्मेदारी दी जा सकती है कि आप जाइए और जाकर दोनों गुटों को मिलाइए। क्योंकि अगर बात की जाए तो राजस्थान में किस तरीके से कमल खिलाना है, किस तरीके से बीजेपी की सरकार लानी है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि लगातार अगर बात की जाए तो कई केंद्रीय मंत्री, यहाँ तक गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान का दौरा कर चुके हैं और अब वो चाहते हैं कि राजस्थान में बीजेपी की सरकार बने। हालांकि देखिए अगर बात की जाए तो कुछ दिन पहले लगातार जिस तरीके से बीजेपी ने जन आक्रोश रैली निकाली थी, उसका भी सफलतापूर्वक रहा। जिस तरीके से अरुण सिंह वहां पे गए, लगातार अरुण सिंह ने पार्टी नेताओं से बैठक की। उसके बाद ये कहा जा रहा था कि जो वसुंधरा गुट है वो शांत हो गया। हालांकि वसुंधरा ने अपनी ताकत दिखाई थी अपने जन्मदिन पर। लेकिन इस सारे फेरबदल से और जो भी पूरा घटनाक्रम अभी घट रहा है या फिर जिस तरीके से एक्टिविटी राजस्थान में बीजेपी की नजर आ रही है, दीपक क्या लग रहा है? क्या सच में राजस्थान जितना मुश्किल है क्या बीजेपी के लिए, या चुनौती बहुत बड़ी है बीजेपी के लिए? देखिए, चुनौती अपनों से ही है राजस्थान में। सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार अगर बात की जाए, पिछली बार के चुनाव देखा जाए या फिर इस बार के जो होने वाले इस साल लास्ट में जो चुनाव है उसमें, क्योंकि अगर बात की जाए तो जो कहते हैं ना कि घर का बैदी लंका ढाए, वही हाल बीजेपी का राजस्थान है। बीजेपी के जो राजस्थान के जो अगर सदस्यों की बात किया तो लगातार एक दूसरे पर आरोप लगाते रहते हैं और कहीं ना कहीं जो सतीश पूनिया गुट था और जो वसुंधरा राज गुट था उसमें तालमेल की कमी थी। लगातार ये शिकायतें आ रही थी कि सतीश पूनिया पार्टी को ढंग से नहीं चला पा रहे और इसी का परिणाम था कि उनको चेंज किया गया। आने वाले वक्त में जो सीपी जोशी को जिम्मेदारी दी गई है, क्या वो दोनों गुट को एक कर पाएंगे? जो राजस्थान में जो एक तरीके से कहा जाए कि बीजेपी जो बिखर गई है उसको एक कर पाएंगे? ये जिम्मेदारी सीपी जोशी कंधों पे आएगी। अब देखना होगा कि
चुनाव से पहले वो कितना इस गुट को एक साथ कर पाते हैं, जो नाराजगी चाहे विधायकों की हो या फिर संगठन के नेताओं की, वो कितनी नाराजगी दूर कर पाते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। निदा, लेकिन संगठन का आपने जिक्र किया, देखिए जैसे ही होता है अमूमन जब किसी को कोई जिम्मेदारी दी जाती है तो फिर संगठन के बाकी लोग जो है नाराजगी लाजमी है कि आती है सामने, क्योंकि बहुत से लोग ऐसा भी कहते हैं कि हमने इतने वक्त से मेहनत की थी, हम यहाँ जमीन पर थे, हम जनता के बीच में थे, हम एक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे थे, लेकिन हमें मौका नहीं मिला। लेकिन कई बार ऐसे फैसले दीपक इसलिए भी लेना जरूरी हो जाते हैं क्योंकि बीजेपी लगातार ये कह रही है संगठन में जो ढीले पेश थे उनको कसने का काम किया गया इस फेरबदल के जरिए। निदा देखिए, लगातार अगर बात की जाए तो कहते हैं कि संगठन से ही सरकार चलती है, संगठन है तो सरकार है। संगठन का अगर एक भी आदमी जाता है तो उसको लाने की जिम्मेदारी बीजेपी राष्ट्र अध्यक्ष की होती है, प्रदेश अध्यक्ष की होती है। हालांकि अगर बात की जाए तो देखिए आज भी यही होता है कि अगर किसी अगर जिले में अगर कोई केंद्र मंत्री जाता है तो पहले जिला अध्यक्ष होता है पार्टी का, उसकी बड़ी कुर्सी होती है, उसके बाद ही केंद्र मंत्री की कुर्सी होती है। तो कहीं ना कहीं संगठन को लेकर चलती है पार्टी और संगठन से ही सरकार में जाती है। और जो बूथ लेवल के कार्यकर्ता होते हैं या फिर पन्ना प्रमुख होते हैं उनको साथ में लेकर जाना होता है। हालांकि एक चीज और भी है कि जब सीपी जोशी जब अध्यक्ष बने हैं तो अब देखना होगा कि इनकी टीम में कौन कौन होगा, क्या वही टीम रिपीट करेंगी जो सतीश पूनिया गुट के साथ था या फिर टीम चेंज होगी। अगर टीम चेंज होगी तो जाहिर सी बात है, क्योंकि देखिए अगर बात की जाए तो चुनाव नजदीक है तो बगावत तो होगी। अब बगावत में कितना सीपी जोशी अपने आप को उसमें काबिज कर पाते हैं, कितना वो लोगों को अपनी तरफ लुभा पाते हैं, ये सबसे बड़ा अहम मुद्दा होगा। क्योंकि जो नाराजगी है, क्योंकि अभी देखिए अगर मान ली जाए तो 6 महीने भी नहीं है राजस्थान में चुनाव होने को लेकर और प्रदेश अध्यक्ष चेंज कर दिया गया है। तो प्रदेश अध्यक्ष चेंज किया तो अब जिलों के अध्यक्ष भी चेंज किए जाएंगे, तो प्रदेश उपाध्यक्ष चेंज किया जाएगा, संगठन महामंत्री चेंज किया जाएगा। तो इसको लेकर अब रणनीति कैसी बनाएगी बीजेपी, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि अगर बात की जाए तो केंद्र नेतृत्व जो है वो लगातार जिस राज्यों में चुनाव है वहां पे नजरें बनाए हुआ है, इसीलिए उसने अभी देखिए कर्नाटक में जब अभी चुनाव है उसमें कैंपेन कमेटी बनाए, वैसे ही अब राजस्थान में भी कैंपेन कमेटी बनाया जाएगा। उसके बाद एक प्रभारी भी के तौर पर भेजा जाएगा केंद्र मंत्री को कि आप जाइए और वहां काम देखिए। तो जाहिर सी बात है कि अब सीपी जोशी के कंधों पर राजस्थान है, पर वो सीपी जोशी कितना उस कंधे वो ले पाते हैं या फिर चुनाव में कितनी बड़ी भूमिका निभा पाते हैं, बीजेपी की सरकार क्या वहां बना पाते हैं। क्योंकि अगर बात की जाए तो राजस्थान में जिस तरीके से राजस्थान का जिक्र आप लगातार कर रहे हैं दीपक, यहाँ पर राजस्थान बीजेपी में बड़ा बदलाव अभी 11 तारीख को ही किया गया था, मतलब कुछ समय पहले ही किया गया था। तो जो जिला अध्यक्ष वगैरह थे, जिला अध्यक्ष समेत कई जिला प्रभारी से प्रभारी जो थे उनको भी बदला गया था बीजेपी की तरफ से। चलिए अब देखना होगा कि राजस्थान के जब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बदले हैं तो वो क्या बदलाव लेकर के आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। लेकिन आइए अब आपको सीधा सुनवाते हैं कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कह रहे हैं। पार्टी को मानती है, सिर्फ वो चाहते हैं कि उनकी बात चले और लोकतंत्र के हिसाब से, संविधान के हिसाब से वो चलना नहीं चाहते हैं। हम पहले बताने कि आप सुन रहे थे मल्लिकार्जुन खड़गे को, और अभी भी आज भी जो कांग्रेस के जितने लोग हैं वो लगातार वी वांट जेपीसी के नारे जो है वो लगा रहे हैं। यहाँ पर तमाम लोग एक साथ हैं यहाँ पर। और उसके बाद में देखिए लगातार ये मोदी अडानी का मुद्दा जो है कांग्रेस की तरफ से उठाया जा रहा है। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि आज अहम बात जो आई निकल करके सामने वो ये आई कि मानहानि केस में राहुल गांधी को दोषी करार दिया गया। दरअसल मोदी सरनेम पर विवादित बयान राहुल गांधी ने दिया था, और लेकिन उसके बाद कांग्रेस जो है वो लगातार इसे बीजेपी की खींच बता रही है और कह रही है कि जानबूझ करके ऐसा सब कुछ किया जा रहा है। हालांकि कोर्ट का फैसला है और कोर्ट का फैसला मान्य होता है, लेकिन जिस तरीके से मोदी सरनेम के बयान पर राहुल गांधी को ये कानूनी झटका लगा है, ये मुझे लगता है कि राजनीति में इस तरह के केस करना, इस तरह सजा करवाना ये उचित नहीं है। ये बहुत बड़ा अन्याय है, इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। इसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। तो राजीव शुक्ला को आप सुन रहे थे, क्योंकि आपको बता दें कि 15,000 की निजी मुचलके पर राहुल को जमानत मिल गई। राहुल फिलहाल जेल नहीं जाएंगे, लेकिन मानहानि केस में राहुल गांधी को 2 साल की सजा हुई है। तो अहम खबर, बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं कि मानहानि केस में राहुल गांधी दोषी करार दिए गए और मोदी सरनेम पर दरअसल उन्होंने विवादित बयान दिया था। तो आपको बताएं कि दरअसल 2019 आपको याद होगा 13 अप्रैल वो तारीख थी जब राहुल गांधी ने कर्नाटक के कोलार में
चुनावी रैली को वो संबोधित कर रहे थे और चुनावी रैली के दौरान दरअसल राहुल गांधी ने कहा था कि नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी का सरनेम कॉमन क्यों है, ये सवाल उन्होंने पूछा था। फिर आगे उन्होंने कहा था कि सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है। अब उनके इसी बयान मामले में राहुल गांधी को दोषी करार दिया गया है और बता दें आपको कि राहुल गांधी को 2 साल की सजा भी सुनाई गई है। लेकिन 2019 में जिस तरीके से रैली के दौरान उन्होंने मोदी सरनेम को लेकर टिप्पणी की थी 15,000 के मुचलके पर, फिलहाल उन्हें इस मामले में जमानत मिल गई है। लेकिन राहुल गांधी फिलहाल जेल नहीं जाएंगे, 2 साल की सजा उन्हें हुई है मानहानि केस में। अहम खबर, मोदी सरनेम मानहानि केस में राहुल गांधी दोषी करार दिए गए हैं। 2 साल की सजा राहुल गांधी को हो गई है। 2019 के लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान मोदी सरनेम पर कमेंट करने के बाद विवाद में राहुल गांधी को सूरत कोर्ट ने दोषी करार दिया था और कोर्ट ने राहुल गांधी की मौजूदगी में उन्हें दोषी करार दिया और राहुल गांधी के खिलाफ ये मानहानि का केस काफी समय से सूरत की कोर्ट में चल रहा था। तो फिलहाल सूरत की कोर्ट ने मानहानि केस में राहुल गांधी को दोषी करार दिया है। 2019 में राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी विधायक ने ये केस किया था और सूरत की कोर्ट ने पॉलिटिकल कमेंट चलते रहते हैं। हम तो 40-50 साल से देखते हैं ऐसे पॉलिटिकल कमेंट। पता नहीं वाजपेयी जी ने, अडवाणी जी ने कितने किए होंगे, कोई सोच नहीं सकता। वो ज़माना और था, ये ज़माना और, इतना फ़र्क है। उस ज़माने में कभी इस प्रकार के कोर्ट केस नहीं होते थे और पॉलिटिकली जो लैंग्वेज होती है, पॉलिटिकल आरोप होते हैं जिससे कि जनता को मैसेज देना पड़ता है कि मोदी नाम के लोग जो हैं वही क्यों ये मतलब ऐसी हरकतें करते हैं। इसका मतलब भी होता है कि मोदी के सरनेम में जो लोग हैं उनको लगता है प्रधानमंत्री हमारा आदमी है, हमें बचा लेगा, हमारा कौन क्या बिगाड़ लेगा, ये भी तो मतलब होता है उसका। इसमें मोदी जी के बारे में क्या उसका समझ हो सकता है, मुझे पता नहीं। राहुल गांधी जी ने जब कहा तो ये पॉलिटिकल आरोप था या एक प्रकार से पॉलिटिकल कमेंट था, उसको लेके इस प्रकार से कोर्ट में भेजा गया। पर ये तो जुडिशरी, अभी तो फैसला हुआ है, मुझे पूरा विश्वास है, जुडिशरी पे हमें विश्वास है कि फैसला आने वाले वक्त में सही फैसला होगा और इसमें कोई जो इन्होंने कोशिश की है जिस प्रकार से मैसेज देने की, उसमें ये कामयाब नहीं हो गए। सर, राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं कि जो ताकतें देश को कंडेम करना चाहती हैं या तोड़ना चाहती हैं, मैं ऑनेस्टी से अपनी बात कहता रहूँगा, वो लगातार बिल्कुल कहते रहेंगे। राहुल गांधी एक बहुत ही साहसी, हिम्मत वाला शख्स है और मोदी जी जैसे व्यक्ति से मुकाबला वही कर सकते हैं। एनडीए गवर्नमेंट से मुकाबला करने में राहुल गांधी सक्षम है। आप देख लो, अकेला मुकाबला करता आ रहा वो। लंबी यात्रा निकाली उन्होंने, पूरे देश को उद्वेलित कर दिया कि महंगाई, बेरोजगारी, हिंसा और अमीर गरीब की खाई बढ़ती जा रही है। चारों मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण हैं। उस पर तो ध्यान जाता नहीं है मोदी जी का, अमित शाह जी का और एनडीए गवर्नमेंट का, और ध्यान जाता है इनका बदला लेने का। दिल्ली पुलिस को उनके घर भेज दिया। मुझे तो हंसी आती है, 50 साल मुझे राजनीति करते हुए हो गया। अगर कोई नेता जाके किसी राज्य में दौरे करे और उस राज्य के हालात के बारे में जो उसको फीडबैक मिला है उसको वो जनता से शेयर करे मीडिया के माध्यम से, उसको लेके आपने केस भी दर्ज कर दिया और पूछताछ शुरू कर दी और उनके घर चले गए, नोटिस दे रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ये केस मेरे ख्याल में पिछले साल में एक पहला केस होगा जो दिल्ली पुलिस ने जिस प्रकार से रजिस्टर्ड करके राहुल गांधी के घर पे पहुंच गए। इसकी तो पूरे देश गौर निंदा कर रहा है, इनको समझ में नहीं आ रही। अभी बहुत घमंड में, अहम में चल रहे हैं मोदी जी भी और अमित शाह जी। इनकी पार्टी में भी ये बहस शुरू हो गई है, ये क्यों मजाक उड़वा रहे हैं पार्टी की। बोलते नहीं है, मोदी जी के सामने जाने की किसी हिम्मत भी नहीं है। हमारे 25 मेंबर पार्लियामेंट राजस्थान के हैं, ईआरसीपी जैसे मुद्दे को लेके वो जाके मोदी जी को कहने हिम्मत नहीं कर सकते हैं। मंत्री यहाँ का है शेखावत, अगर उनकी ये हैसियत नहीं रही है कि जाके सच्चाई बता सके राजस्थान के बारे में, तो इनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं। इनकी पार्टी में हालात बहुत, एक इनकी पार्टी में भी अब समझ लीजिए एक तानाशाही रवैया हो गया, कोई बोल नहीं पा रहे हैं, इसलिए हालात बड़े गंभीर है। अभी आप देखिए समित पात्रा, अब समित पात्रा जैसे लोग जो है कल राजनीति में बैठने लगे हैं स्पोक्स पर्सन के रूप में, क्या लैंग्वेज काम देते हैं, किस निम्न स्तर पर जाते हैं, बिलो द बेल्ट हिट करते हैं,
इतने घटिया इस तरह के कमेंट करते हैं। वो इनका चेहरा है बीजेपी का, और बीजेपी हेडक्वार्टर में बैठ करके वो राहुल गांधी को कहता है मीर जाफर है। अरे मीर जाफर तो इतिहास गवाह है, मीर जाफर ने जो कारनामे किए थे, ठीक है, इतिहास में दर्ज है। वो कारनामे तो आरएसएस के लोगों ने, वीर सावरकर ने किए थे। जब मुल्क आज़ादी की लड़ाई जंग लड़ रहा था, पंडित नेहरू और बड़े बड़े नेता जेलों में बंद थे, और वीर सावरकर भी जेल में बंद रहे। उसके बाद में अनेकों बार माफ़ी मांगी लिखित के अंदर, अनेकों बार, और अंग्रेजों के खिलाफ। राहुल गांधी को 2 साल की सजा हुई है। अशोक गहलोत को आप सुन रहे थे, इसमें साफ वो ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी जो है वो बहादुर हैं, अकेले वो फाइट लड़ रहे हैं और हम पीछे नहीं हटेंगे। दरअसल मोदी सन्ने मानानी केस में सूरत की कोर्ट ने राहुल गांधी को दोषी करार दिया है। हालांकि आपको बता दें कि सुबह 11 बजे फैसला सुनाते हुए राहुल गांधी को दोषी करार दिया गया, और जब वो जैसे वहां पर पहुंचे तो उसके बाद हालांकि राहुल गांधी से ही पूछा गया कि आप इस मामले में कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन राहुल गांधी ने कहा कि मैं तो हमेशा करप्शन के खिलाफ बोलता हूँ, मैंने किसी के खिलाफ जानबूझकर नहीं बोला और इससे किसी को नुकसान नहीं हुआ है। और चलिए बढ़ते हैं आगे और अब बात कर लेते हैं आम आदमी पार्टी की। दिल्ली के जंतर मंतर पर आम आदमी पार्टी ने हल्ला बोला है। पोस्टर विवाद पर केजरीवाल का बड़ा बयान जो है वो सामने आया। उन्होंने कहा कि ये जनतंत्र है, जनतंत्र में ऐसा होता है, पोस्टर से मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तो दिल्ली के जंतर मंतर पर आम आदमी पार्टी का हल्ला बोल पोस्टर विवाद पर केजरीवाल का ये बड़ा बयान जो है वो सामने आया है, जिसमें केजरीवाल ने कहा कि ये जनतंत्र है, जनतंत्र में ऐसा होता है, क्योंकि कल जिस तरीके से मोदी हटाओ देश बचाओ के पोस्टर लगे और आज दिल्ली में केजरीवाल हटाओ और दिल्ली बचाओ के पोस्टर लगे हैं, उसी पर अरविंद केजरीवाल की ये प्रतिक्रिया कि मुझे कोई आपत्ति नहीं है, ये जनतंत्र है और इसमें ऐसा होता है। अपना आज हम भगत सिंह को और बाबा साहब अम्बेडकर को अपना आइडल मानते हैं, तो आज शहीद आजम भगत सिंह की शहादत दिवस है। उसी अवसर के ऊपर हम लोगों ने आज जंतर मंतर के ऊपर एक वो रखा है, तो आप सब आइएगा, वहाँ पे आप भी शिरकत कीजिएगा। ज्यादा से ज्यादा लोग उसमें सम्मिलित हों। आपके खिलाफ भी पोस्टर लगा दिए गए हैं। बहुत अच्छी बात है, जनतंत्र है, जनतंत्र के अंदर तो लगता है ऐसे सबको अधिकार है। मैं अभी देख रहा था सोशल मीडिया पे उन्होंने लिखा है अरविंद केजरीवाल हटाओ दिल्ली बचाओ, लगाएं, इसका मतलब मुझे कोई आपत्ति नहीं। पोस्टर विवाद पर केजरीवाल का ये बड़ा बयान, ये जनतंत्र है, जनतंत्र में ऐसा होता है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल दरअसल अपनी पूरी टीम के साथ कल जो पूरा मामला उछला, क्योंकि जगह जगह पर दिल्ली में मोदी हटाओ देश बचाओ के पोस्टर जो थे लगाए गए थे। इसके बाद आपको बता दें कि कुछ लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी हुई, कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया, कुछ लोगों को खिलाफ बता दें आपको FIR दर्ज हुई, और उसके बाद आज आम आदमी पार्टी ने उसका जवाब जंतर मंतर पर पहुंच कर दिया। लेकिन अब बीजेपी की तरफ से पलटवार जो है वो किया गया है, और बीजेपी ने भी दिल्ली में जगह जगह अरविंद केजरीवाल के पोस्टर जो हैं वो लगा दिए हैं, और पोस्टर के जरिए कहा गया है कि अरविंद केजरीवाल हटाओ और दिल्ली बचाओ। तो अब उसी के ऊपर अरविंद केजरीवाल को आप सुने तो उन्होंने कहा कि अगर पोस्टर लगे हैं मेरे खिलाफ तो ये जनतंत्र है और जनतंत्र में ऐसा होता है। और चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं कोरोना संक्रमण की, क्योंकि एक बार फिर से कोरोना ने रफ्तार पकड़ी है। 24 घंटे में कोरोना के 1134 नए मामले दर्ज किए गए हैं। एक्टिव केसों की संख्या 7000 के पार पहुंच गई है। कोरोना के नए वेरिएंट का भी खतरा जो है वो लगातार मंडरा रहा है। तो अहम खबर, बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, 24 घंटे में कोरोना के मामलों में इजाफा हुआ है। 1134 नए मामले जो है वो सामने आए हैं। कहाँ कितने केस, ये समझ लीजिए। केरल में 113 केस जो है वो एक्टिव नजर आए हैं। इसके अलावा कर्नाटक की बात करें तो वहां पर भी 113 केस जो है वो दर्ज किए गए हैं। महाराष्ट्र में 280 केस जो है वो सामने आए हैं। तो एक बार फिर से कोरोना संक्रमण ने रफ्तार पकड़ ली है। गुजरात में 176 केस सामने आ चुके हैं। अभी तक एक्टिव केसों की संख्या पूरा टोटल 7000 के पार पहुंच चुकी है, और एक्टिव केसों की संख्या के हिसाब से जगह जगह अलग अलग राज्यों से आंकड़ा जो है उसमें इजाफा हो रहा है। कोरोना के नए वेरिएंट का भी खतरा जो है वो लगातार मंडरा रहा है। तो एक्टिव केसों की संख्या 7000 के पार पहुंच गई। तो एक बार फिर से कोरोना संक्रमण जो है वो रफ्तार पकड़ रहा है। गुजरात में 176 केस सामने आ चुके हैं। केरल में 113 केस सामने आ चुके हैं।
तो एक्टिव केसों की संख्या जो है वो 7,000 के पार पहुंच चुकी है और ऐसे में ये जो आंकड़े हैं वो डरा रहे हैं, क्योंकि एक बार फिर से कोविड जो है वो रफ्तार पकड़ रहा है। लेकिन ऐसे में आपको बता दें कि सबसे बड़ा सवाल जो है वो ये हो जाता है कि आखिर आप इसके लक्षण को कैसे पहचानेंगे, क्योंकि अभी भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो नहीं समझ पा रहे हैं। किसी को लगता है कि शायद मौसम का मिजाज बिगड़ा है या मौसम ने करवट ली है, उसकी वजह से तबियत खराब हो रही है। लेकिन कुछ ग्राफिक्स हमने तैयार किए हैं जिनके जरिए आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं कि आप इनके लक्षण को कैसे पहचानें। आपको बता दें कि अब नई या फिर बिगड़ी अगर आपको खांसी है तो ये लक्षण है, अगर साथ में आपको बुखार भी है तो ये भी कोविड-19 का लक्षण है। आप लापरवाही ना बरतें, तुरंत डॉक्टर के संपर्क में जाएं। और साथ ही साथ अगर सांस लेने में आपको कोई तकलीफ हो रही है, सांस लेने में दिक्कत आ रही है, सांस लेने में आप कठिनाई महसूस करें, तब भी आप डॉक्टर के पास जाइए। इसके अलावा गले में अगर आपको तकलीफ महसूस हो रही है तब भी आप डॉक्टर से संपर्क साधिए, तुरंत जाइए, दिखाइए। छींकें अगर आपको लगातार आ रही हैं और अगर आपकी नाक बहना नहीं रुक रही है तब भी आप समझें कि कहीं ये कोविड-19 का इशारा तो नहीं है। इसके अलावा अस्थायी रूप से सूंघने की शक्ति अगर आपकी जा रही है, आप सूंघ नहीं पा रहे या फिर स्वाद में आपको लग रहा है बदलाव आ रहा है, तो ये भी लक्षण है। और साथ साथ ये लक्षण जो है सर्दी और फ्लू जैसी ज्यादातर होने वाली अन्य आम बीमारियों के समान होते हैं, जिसकी वजह से पहचान होनी मुश्किल हो जाती है। जुकाम, फ्लू या फिर कोविड-19 के लक्षण हो तो डॉक्टर्स की आप सलाह जरूर लीजिए। ये दरअसल लक्षण दिखाने का हमारा मकसद यही था। अब कैसे ये फैलता है कोविड-19 ये भी आप समझ लीजिए। आमतौर पर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ये फैलता है और जब एक संक्रमित व्यक्ति सांस लेता है, बोलता है, खांसता है या फिर छींकता है या फिर गाता है तो ये दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आ जाता है। बता दें आपको कि कोविड-19 फैलने का खतरा निम्न में अधिक होता है, अंदर या फिर बंद जगहों में। अगर आप अंदर या बंद जगह में हैं तो अंदर या बंद जगहों में जहां अच्छा वायु प्रवाह नहीं है वहां पर यह खतरा जो है वो ज्यादा हो जाता है। और ऐसी जगहों में जहां आसपास कई लोग हैं वहां पर भी ये खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा आपको हम बताएं कि अगर आप कहीं जा रहे हैं निकट संपर्क वाली सेटिंग में, जैसे कि नजदीक से बातचीत करना, गाना या चीखना या फिर पुकारना, तो इससे भी एक दूसरे में लक्षण आ जाते हैं, फैल जाता है ये। अगर लोग एक दूसरे से आपस में दूर हैं तो बाहर की जगहों में कम लोगों के साथ जोखिम जो है वो कम होता है। तो अब अपनी और दूसरों की सुरक्षा आप कैसे करें ये समझ लीजिए। अगर आपको सर्दी, जुकाम, फ्लू या कोविड-19 के लक्षण हैं तो आप घर पर ही रहें। और इसके अलावा अपने डॉक्टर या फिर हेल्थ लाइन को आप 0800-358553 पर मुफ्त फोन करें और अपनी कोहनी में खांसें और छींकें। जिन लोगों को आप नहीं जानते हैं, सबसे बड़ी बात यह है जो हम आपको बता रहे हैं, जिन लोगों को आप नहीं जानते हैं उनसे आप अपनी दूरी बनाए रखें तो आपके लिए ये बेहतर होगा। इसके अलावा आपको बताएं जब जरूरी हो या फिर जब आपसी दूरी बनाए रखना कठिन हो तो आप मास्क का इस्तेमाल करें और मास्क पहनें। और चलिए उत्तराखंड सरकार की बात कर लेते हैं। उत्तराखंड सरकार को 1 साल पूरा हो चुका है और अब ऐसे में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जो हैं वो पूजा कर रहे हैं। सीधी तस्वीरें वहां से आपको हम दिखा रहे हैं। सिद्धि शिलान्यासम अहम करिष्ये ओम जागृत दूरमुदय तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। नीचे बैठो। वो ट्राइपॉड हट। ओ मोनू, मोनू आगे कौन था? ओ मोनू, मोनू। तो 1 साल बेमिसाल उत्तराखंड सरकार मना रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। आप दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ।